नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारी शुरू कर चुके हैं। विपक्षी एकजुट होने की तमाम कोशिशों में लगे हैं और बीजेपी विपक्ष को खंड खंड करने की कोशिश में लगी है। एक और जहां विपक्ष के कई दल एक साथ आने को बेताब हैं, तो वहीं बीजेपी भी अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। बीजेपी को सत्ता बचानी है और विपक्ष को उससे सत्ता झटकनी है। न बीजेपी आसानी से सत्ता छोड़ने को तैयार होगी और न ही विपक्षी दल सत्ता झटकने की कोशिश छोड़ेंगे। इन्हीं दो बिंदुओं के इर्द गिर्द फिलहाल देश की राजनीति चक्कर काट रही है। इधर जहां 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हराकर बहुमत हासिल किया है, अब बीजेपी का अगला शिकार क्षेत्रीय पार्टियां बनने लगी हैं। बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई राज्यों में सहयोगी पार्टियों पर भी नए पैंतरे आजमाए हैं। नतीजतन कई सहयोगी दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। तो उधर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं। मसलन नए संसद भवन के उद्घाटन का एक साथ 19 पार्टियों ने विरोध किया था। केजरीवाल सरकार की ताकत कम करने वाले अध्यादेश के विरोध में भी 1 दर्जन पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ हैं। इन सबके इतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के जरिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी नसीहत दी गई है। ऑर्गेनाइजर ने अपने संपादकीय में ये लिखा कि बीजेपी को आगे भी चुनाव जीतते रहना है, तो सिर्फ मोदी मैजिक और हिंदुत्व का चेहरा काफी नहीं होगा। रथ रोके, उसका परिणाम क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र के अंदर, तो जितना रोकेंगे, जितना विरोध करेंगे, उतनी मजबूती और उतनी ताकत से, दोगुनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। मुझे याद है आडवाणी जी के रथ को रोका गया था बिहार के अंदर, उसमें आर.के. सिंह थे होम डिपार्टमेंट के अंदर, उन्हीं को आदेश मिला था। फिर उसके बाद हुआ क्या? देश की पूरी राजनीति बदल गई, केंद्र की सरकार गिर गई और उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को पहले से ज़्यादा सीटें जीत कर आई और फिर 96 आते आते 96, 98, 99 अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो देखिए, अब 74 आंदोलन से तुलना करना, जेपी आंदोलन से तुलना करना, आडवाणी जी की गिरफ्तारी से तुलना करना, वो बीते जमाने की बात हो गई। आज बीजेपी बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर है। केवल हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा ही नेता नहीं है, बल्कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पंचायत लेवल तक है। मैं भी बंगाल से होकर आ रहा हूँ, नॉर्थ बंगाल में था 4 दिन, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ बीजेपी के 5 कार्यकर्ता नहीं है। उस जमाने में कहाँ थे कार्यकर्ता? ढूंढने पर कार्यकर्ता नहीं मिलते थे। तो इसलिए पुरानी बातों को याद रखकर अपना दिल बहलाते रहें, वो अलग बात है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर सभी दल एकजुट होने की तैयारी में हैं। सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी ने इन विपक्षी दलों को अलग अलग करने की ठान ली है। बीजेपी ने अपनी तमाम तैयारियां शुरू कर दी है और सभी घटक दलों से बीजेपी एक बार फिर से संपर्क साध रही है। जो दल जा चुके हैं और उनको वापस लाने की कोशिश हो रही है और इसी के साथ जो नए दल हैं उनसे भी गठबंधन की तैयारी बीजेपी कर रही है। इसकी जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है और इसकी जिम्मेदारी संभालने वाले खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। इसी कड़ी में अमित शाह और जेपी नड्डा कई ऐसे लोगों से मुलाकात भी कर चुके हैं। अगर बात करें चंद्रबाबू नायडू की, तो उनसे वो मुलाकात कर चुके हैं। लगभग 1.5 घंटे तक उनकी मुलाकात चली थी, जिसके बाद ये तय हुआ था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि लगभग ये फाइनल हो चुका है कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ एनडीए में एक बार फिर से आने को तैयार हैं। उधर लगातार अलग अलग जगह बीजेपी ये कोशिश कर रही है, खुद जेपी नड्डा ये कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो दल हैं उनके साथ बैठक की जाए, उनके साथ बातचीत की जाए और 2024 में किसी भी तरीके से अपने हाथ से सत्ता जाने ना दी जाए। इसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विपक्षी एकता जो है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि
विपक्ष एकजुट हो रहा है और बीजेपी इस बात की फिराक में है कि कब विपक्षी दलों की बैठक हो और उस बैठक के बाद रणनीति बीजेपी की ओर से बनाई जाए, क्योंकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब इन दलों की बैठक हो, उसके बाद ये सामने आए कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। जो साथ नहीं होगा उनको साधने की तैयारी में बीजेपी होगी और इसी के साथ अगर जो तमाम जो घटक दल हैं, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, अगर वो साथ आती हैं तो बीजेपी फूट डालो राज करो की जो कवायद है उसको शुरू कर सकती है, क्योंकि ये साफ है कि बीजेपी ये चाह रही है कि अगर एक बार फाइनल हो जाए कि कौन सा दल एक साथ विपक्ष के आ रहे हैं, उसके बाद बीजेपी उन दलों को कमजोर करेगी, उन्हें विपक्षी एकता से बाहर निकालेगी और फिर उनको एनडीए में शामिल करना चाहेगी। तमाम ये चीजें हैं जिसको लेकर राजनीति हो रही है और इसी तमाम बिंदुओं के आसपास ये राजनीति इस समय देश की घूमती नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इन चुनावों की कमान संभाल चुके हैं अमित शाह और जेपी नड्डा, जो तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उनको एक बार फिर से एनडीए में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दल जा चुके हैं उनको साधने की कोशिश हो रही है और इस बार कुछ नए दलों से भी गठबंधन की कोशिश जो है वो बीजेपी करती नजर आ रही है। जहां विपक्ष के कई दल एक साथ आने को बेताब हैं, तो बीजेपी भी अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। बीजेपी को सत्ता बचानी है और विपक्ष को उससे सत्ता झटकनी है। न बीजेपी आसानी से सत्ता छोड़ने को तैयार होगी और न ही विपक्षी दल सत्ता झटकने की कोशिश को छोड़ेंगे। इन्हीं दो बिंदुओं के इर्द गिर्द फिलहाल देश की राजनीति घूम रही है। इधर अगर बात करें जहां बीजेपी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर बहुमत हासिल कर चुकी है, अब बीजेपी का अगला शिकार क्षेत्रीय पार्टियां बनने लगी हैं। बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई राज्यों में सहयोगी पार्टियों पर भी नए पैंतरे आजमाए हैं। नतीजतन कई सहयोगी दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, तो उधर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एकजुट होने में लगे हैं। मसलन नए संसद भवन के उद्घाटन का एक साथ 19 पार्टियों ने विरोध किया था। केजरीवाल सरकार की ताकत कम करने वाले अध्यादेश के विरोध में भी 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हैं। इस सबके इतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के जरिए बीजेपी को बड़ी नसीहत दी गई है। ऑर्गेनाइजर ने अपने संपादकीय में ये लिखा है कि बीजेपी को आगे और भी चुनाव जीतते रहना है तो सिर्फ मोदी मैजिक और हिंदुत्व का चेहरा काफी नहीं होगा और मुद्दों पर भी बीजेपी को ध्यान देना होगा।
विपक्षी एकजुट होने के तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं और बीजेपी विपक्ष को अलग अलग करने की कोशिश में जुटी है। एक और जहां विपक्ष के कई दल एक साथ आने को बेताब हैं, तो बीजेपी भी अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। बीजेपी को सत्ता बचानी है और विपक्ष को उससे सत्ता झटकनी है। न बीजेपी आसानी से सत्ता छोड़ने को तैयार होगी और न ही विपक्षी दल सत्ता हथियाने में कोई कोशिश छोड़ेंगे। इन्हीं दो बिंदुओं के इर्द गिर्द फिलहाल देश की राजनीति घूम रही है। जहां 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर बहुमत हासिल किया था, अब बीजेपी का अगला शिकार क्षेत्रीय पार्टियां बनने लगी हैं। बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई राज्यों में सहयोगी पार्टियों पर भी नए पैंतरे आजमाए हैं। नतीजतन कई सहयोगी दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, तो उधर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं। मसलन नए संसद भवन के उद्घाटन का एक साथ 19 पार्टियों ने विरोध किया था। केजरीवाल सरकार की ताकत कम करने वाले अध्यादेश के खिलाफ भी 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ हैं। इन सबके इतर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के जरिए बीजेपी को बड़ी नसीहत दी गई है। ऑर्गेनाइजर ने अपने संपादकीय में ये लिखा है कि बीजेपी को आगे भी चुनाव जीतते रहना है, तो सिर्फ मोदी मैजिक और हिंदुत्व का चेहरा काफी नहीं होगा। अन्य मुद्दों की तरफ भी बीजेपी को ध्यान देना होगा और दूसरे चेहरे भी खड़े करने होंगे, क्योंकि मोदी मैजिक जिसको कहा जा रहा था उसका खामियाजा कर्नाटक में भुगत चुकी है। बीजेपी कर्नाटक में हाल ही में चुनाव हुए और उसको लेकर खुद प्रधानमंत्री ने कई किलोमीटर लंबा रोड शो किया, लेकिन वहां मोदी मैजिक नहीं चला और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। अब ऐसे में बीजेपी को कई अलग अलग तरीके की तैयारियां करनी होंगी। आपको बता दें कि बीजेपी घटक दलों को एकजुट करने की कोशिश में है और एनडीए को मजबूती देने की दिशा में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात भी हो चुकी है। इस खबर पर ज़्यादा तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप भटनागर जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और हीरा सिंह बिष्ट जी कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले प्रदीप जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी क्योंकि बात बीजेपी की हो रही है और बीजेपी अपने तमाम घटक दलों को एक बार फिर से एक साथ लाने की कोशिश में है, क्योंकि अभी का जो समय निकला है वो बीजेपी के लिए कुछ अच्छा नहीं निकला। कई ऐसे घटक दल हैं जो बीजेपी से अलग होते गए, कई सालों पुराने दोस्त बीजेपी से बिछड़ते गए हैं और 24 की तैयारी में भी अब बीजेपी जुट गई है। घटक दल और जो आपने जुदा हो गए या चले गए, ये सब चीजें तो राजनीति में चलती रहती है। अगर पुराने जाते हैं तो नए आते भी हैं और पुराने को जब बुद्धि आती है तो वो भी आ जाते हैं। तो चुनाव अब सरगर्मी काफी तेज हो गई है क्योंकि 2024 का चुनाव है। तो चीज को लेकर भी सारी पार्टियां हैं या हम तो ना विशेष भारतीय जनता पार्टी के नाम उन चीजों में लगे हैं। जो हमारे दल हैं हमने और उन्हें मजबूत करना है, जो हमारे मजबूत दल हमारे साथ है और जो नए दल हैं उनसे ही बातचीत कर रहे हैं, चल रहे हैं कि हम भी इस मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ना है लोकसभा का। तो उसकी स्ट्रेटेजी में हो चाहे ऐसी कमियां जो रही हो उनको दूर करनी है
और सिर्फ 2024 का चुनाव बहुत मजबूती से चल रहा है, जो देश के विकास के लिए जिस अभियान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान छेड़ रखा है देश के विकास के लिए, कहीं उसमें कोई कटौती या कमी ना आ जाए। क्योंकि इस बार जो अभियान है प्रदेश स्तर पे, बूथ स्तर पे, जिला स्तर पे, वार्ड स्तर पे, हर स्तर पे प्रबुद्ध बहुत अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रखा है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए समझ में चालू कर रखा है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि आजकल भाजपा ने प्रबुद्ध प्रकोष्ठ जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ बैठना, जो हमारे जो उच्च अधिकारी रह चुके, नीचे अधिकारी रह चुके, सेवा नियुक्त हो चुके, उनके साथ बैठ के करना, इस चीजों में पार्टी लगी हुई है और लगी रहती है, ये अभियान चलता रहता है। क्या हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या देश के लिए क्या किया, उस देश को कहां तक और ले जाना है, उसमें प्रबुद्ध प्रकोष्ठ जितने प्रबुद्ध लोग हैं उनका क्या सम्मान होना चाहिए, उनसे क्या सलाह और क्या बातें होनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो वोटर के साथ इस देश के सलाहकार और जिम्मेदार नागरिक भी है। इस भारतीय जनता पार्टी में चीजें चलती रहती है। दल के साथ साथ हम लोग वोटरों को भी साथ में इस काम को समझाने में लगे रहते हैं कि हमने देश इसमें आज 9 वर्ष 10 वर्ष होने जा रहे हैं, 9 वर्ष, उसमें हमने क्या किया, हमारी आगे क्या योजनाएं हैं और धरातल पे हम क्या लाना चाहते हैं। अपने जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं या हमारे वोटर हैं, जो हमारे लोग जुड़े, उनको बताना समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हीरा सिंह बिष्ट जी, विपक्ष पूरे तरीके से एकजुट होने को तैयार है, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होने को तैयार है और अब 23 जून को मीटिंग भी विपक्षी दलों की होगी। बीजेपी लेकिन तैयारी कर रही है कि ये विपक्ष जो एकजुट हो रहा है इसको कैसे अलग किया जाए और इसी को लेकर बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान तैयार भी कर लिया है। हाँ, बीजेपी तो विपक्षी एकता को देखकर परेशान है। आज तो सीधी सीधी लड़ाई और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने साबित कर दिया कि उन्होंने नाथूराम गौडसे को देशभक्त बताकर अब लड़ाई गांधी और गौडसे की आरएसएस वर्सेस कांग्रेस या सेकुलर पार्टियां जितनी उनकी हो गई है। सारे संगठन मिलकर अब देश की भलाई, आरएसएस गौडसे गांधी जी की हत्या करने वाले, महात्मा गांधी की हत्या करने वाली पार्टी आरएसएस अर्थात बीजेपी, और दूसरी तरफ गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के पुजारी, सेकुलर धर्मनिरपेक्षता के पुजारी हैं, वो कांग्रेस साथ मिलकर इस बात की तैयारी करी। 24 का चुनाव देश के भविष्य का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चुनाव होगा, इसलिए सारी पार्टी इस बात को चिंतित है कि देश को जिस व्यक्ति ने बेच दिया, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, बंदरगाह बेच दी, कोल खदानें बेच दी, सरकारी नौकरियां छीन ली, महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों की हत्या कर दी, 1000 किसान वहां धरने पर बैठकर मर गए। आज वो हमारे महिला पहलवान जो देश का नाम रोशन किया दुनिया में, आज वो धक्के खाने को बात करने को तैयार नहीं है। धरने बैठ बैठ 1 महीने से अधिक हो गया। मिजोरम जल रहा है सांप्रदायिक क्रांति, उसमें कितने लोग, 200 से अधिक लोग मारे गए। लेकिन मोदी अमित शाह को कर्नाटक चुनाव की चिंता रही, लेकिन अपने देश की लड़कियों की, महिलाओं की, देश को उनकी चिंता नहीं थी। ये चुनाव तो वहीं पर आ गया। ये कहने की बात है का यूपी का माफिया है, उस एमपी के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा जिसने महिलाओं का शोषण किया? हिम्मत नहीं हो रही। योगी बड़े 30 मार्का बनते हैं, मोदी अमित शाह बड़े 30 मार्का बनते हैं, उठाओ ना उंगली। हिम्मत नहीं हो रही बॉस को, दादा को, माफिया को छेड़ने की। ये है सारी बातें। आप इंक्वायरी के नाम पर इनकार, जब यह पॉक्सो में केस है, नाबालिग लड़की के साथ ऐसा किया, पहले गिरफ्तार कर लेते जो कानून कहता है। लेकिन रिलैक्स करके सारे एविडेंस मिटा करके दुर्भावना से बीजेपी उसको बचाना चाह रही, फंसी है। ना मोदी की जबान निकल रही, ना योगी की जबान, ना अमित शाह की। बड़े हीरो बनते 2 गुजराती जो पूरे देश को लूट दिया। पूरा देश देख रहा है इस बात को। आज आपने ऑस्ट्रेलिया में गए तो बड़ी वाई करी, ऑस्ट्रेलिया तो हमारा सहयोगी। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के मोदी के आने के 1 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया का 6% के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने नहीं आएंगे। बड़ी शर्म की बात है। मुझसे उत्तराखंड भी शामिल है। इस स्टडी में मना कर दिया उनको कि बच्चे यहाँ एडमिशन लेने नहीं आएंगे। इससे बड़ी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हिंदुस्तान। तो जनता देख रही है, महंगाई, बेरोजगारी चरम से, सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बना था बिगाड़ दिया गया है इन्होंने। मिजोरम तो ताजा उदाहरण है, और क्या करेंगे। लेकिन हीरा सिंह बिष्ट जी, जिस अमेरिका में जाकर, क्योंकि विदेश के अभी दौरे पर थे राहुल गांधी, जिस अमेरिका में जाकर राहुल गांधी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है भारत में, वही अमेरिका व्हाइट हाउस से बयान जारी करता है। अब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता बयान जारी करते हैं और अलग अलग तरीके की रिपोर्ट बताते हैं और बताते हैं कि भारत में किस तरीके की चीजें बेहतर सही चल रही हैं। उसको कैसे देखेंगे फिर आप? मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो बीजेपी ने साबित कर दिया। राहुल गांधी क्या गलत कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है। आपने अगर लोकसभा में आपका बहुमत है तब किसी भी सदस्य की मेंबरशिप खत्म कर देंगे आप।
किसी को बोलने का अधिकार नहीं देंगे। मैं मेंबर हूँ, मैं अपने क्षेत्र की पीड़ा, राज्य की पीड़ा, देश की पीड़ा कहना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, चूंकि राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम लेना चाहते हैं और मोदी से उनकी साठगांठ साबित करना, इससे नहीं बोलेंगे। और बहुमत के आधार पर बाहर कर दिया, बाहर ही नहीं किया, मकान भी आपने छीन लिया, तो कौन सी डेमोक्रेसी का इतिहास बता रहे हैं आप हिंदुस्तान की दुनिया के? तो राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं, आपने फ्री कर दिया तो फिर रहने दो उनको। वो बता रहे तेरे हिंदुस्तान में कैसी लोकतंत्र है, कैसे संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है कि चुने प्रतिनिधि को बहुमत का निकाल दे फिर मकान भी खाली करवा देंगे। आप ये उदाहरण तो खुद ही मोदी और अमित शाह पेश कर रहे हैं। तो ये गुजरात के 2 लुटेरों ने पूरे देश को बेच दिया। ठीक है हीरा सिंह जी। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। बहुत स्वागत है सर आपके एनबी न्यूज पर। प्रमोद जी, जिस तरीके से मिशन 2024 पर बात कर रहे हैं, 2024 की तैयारियां तमाम दल कर रहे हैं। विपक्ष जहां एकजुट होने को बेताब है, तो वहीं बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जैसे ही विपक्षी पार्टियों की बैठक हो उसके बाद ये समझ आए कि कौन साथ है और कौन नहीं। बाकी जो दल है उनको अपने पास लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एनडीए का कुनबा बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। 24 के समीकरण को किस तरीके से आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से मुस्कान जी, इस बार जो है 14 या 19 या जो उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, आपकी भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से मुझे लगता है कि टफ इलेक्शन होगा। उसका मुख्य कारण ये है कि विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद होने जा रहा है, क्योंकि वोटों का बिखराव हो जाता था, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। आपकी विपक्ष ने ये महसूस किया है कि पिछले 3 चुनाव में हम अलग अलग रह के अपना नुकसान उठाते रहे हैं। और बीजेपी का डर ये भी इस बात का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में या पार्टी की बैठक में या भाजपा के अन्य नेता ये बात कहते रहे हैं कि इस देश के लिए 2 दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। जो ये क्षेत्रीय दल हैं, ये देश की प्रगति और उसमें कहीं ना कहीं उनको ये लगता है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच ये है कि उससे कहीं ना कहीं विकास को उतनी गति नहीं मिल पा रही जितनी मिलना चाहिए। तो विपक्ष भी अब ये महसूस कर रहा है कि अगर हम इस 24 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आ जाती है, तो फिर विपक्ष जो है वैसे ही बहुत कमजोर हो गया है अपने बिखराव के कारण। और जो थोड़ी बहुत स्थिति बनी हुई है, वो भी आने वाले समय में जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने आप में सिमट के और संकुचित हो जाएंगे। ये क्षेत्रीय दलों की बड़ा भारी डर है। शायद यही कारण है कि बहुत से कारण ऐसे हैं कि जिसकी वजह से क्षेत्रीय दल ना नुकुर कर रहे हैं, या क्षेत्रीय दलों के सामने एक संकट की स्थिति है कि क्योंकि अगर आप देखें उदाहरण के तौर पर कि जो भी क्षेत्रीय दल है, अधिकांश क्षेत्रीय दल गैर कांग्रेसवाद के नाम पर क्षेत्रीय दल बने हैं। तो कांग्रेस के साथ समर्थन करने पर उनको ये आशंका है, ये भय है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हम करते हैं तो वहां पर फिर जो गैर कांग्रेसवाद पर हम आए, कांग्रेस फिर वहां मजबूत हो जाएगी। तो विपक्ष के सामने एक बड़ी दुविधा ये है कि एक तरफ खंडक है, एक तरफ खाई है। अगर वो यही विपक्ष के सामने सबसे बड़ा रोड़ा खड़ा हो रहा है और यही उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष अब उस मजबूरी को समझ रहा है और वो पूरी तरीके से लामबंद हो रहा है। जो पहले कांग्रेस हाथ मिलाने को तैयार नहीं थी, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अखिलेश कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते थे, बिल्कुल, लेकिन अब उनको ये व्यवस्था लग रही है कि अगर हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे तो जो थोड़ी बहुत स्थिति भी है उससे ज्यादा मुझे लगता है कि समझौते में ज्यादा ठीक रहेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी हमारे अस्तित्व को ही समाप्त कर देगी। ये आशंका विपक्ष को मजबूत बना रही है। और अगर विपक्ष मजबूत हो जाता है, एकजुट हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी से सीधी आमने सामने अगर वो मुकाबिल होते हैं, तो निश्चित रूप से अगर देखें पिछले इलेक्शन को देखें तो 35-36% भाजपा को मिले हैं और बाकी किसी को 20 मिले हैं, किसी को 30 मिले हैं, किसी को 22 मिले हैं। तो वोटों का जो बिखराव है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोकने की मुहिम है। अगर ये स्थिति बनती है, हालांकि अभी उसमें बहुत से पेच हैं जो क्षेत्रीय दलों के सामने समझौते को लेकर, सीटों को लेकर अगर वो कोई बात बन जाती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। प्रदीप भटनागर जी,
प्रमोद गोस्वामी जी का भी यही कहना है कि बीजेपी के लिए 2014 और 2019 की तरह ये चुनाव जो 24 में होने जा रहे हैं इतने ज्यादा कह सकते हैं कि आसान नहीं होंगे, क्योंकि उस समय एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए थी तो आपने तमाम चीजें निकाल ली, लेकिन इस बार कांग्रेस प्रमुख रूप से खड़ी है और विपक्षी दलों को भी अपने साथ ला रही है। क्या रणनीति होने वाली है बीजेपी की, क्योंकि चुनाव आसान नहीं है? देखिए, चुनाव कोई भी आसान नहीं है, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव। चुनाव आसान कोई भी नहीं है। चुनाव की तरह से लड़ा जाता है गंभीरता से, और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव जब लड़ती है तो गंभीरता से लड़ती है और बहुत चीजों को देख के लड़ते। ये नहीं कि सरलता से हम जीत गए, पूरा संघर्ष करते हैं हर चुनाव के अंदर। इसी तरह 2024 को लेके भी पूरे संघर्षशील है, चुनाव लड़ेंगे बहुत मजबूती से। मैं भी अपने साथी को सुन रहा था अभी मैं कि वो राहुल गांधी की बात कर रहे थे। क्या राहुल गांधी भारत की धरती पे कब जो स्पीच अमेरिका में दी है, कब भारत की धरती पे बोलेंगे? इंतजार रहेगा। जिस दिन वो भारत की धरती पे जिस तरीके की बड़गलाने का जो आवाज उन्होंने वहां जो करा है, देश को हानि पहुंचाने का, जिस दिन वो इस भारत की धरती पे कर देंगे, उस दिन राहुल गांधी जी की पूरी उम्र और पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते बीत जाएगी, जो देश की बुराइयां करते हैं। तो मोहब्बत की दुकान खोलते, कौन से मोहब्बत की दुकान खोलते? जो राजस्थान में मोहब्बत की दुकान खोली, छत्तीसगढ़ में दुकान खोल रखी है, जो केरला में दुकान खोल रखी है, मोहब्बत की वही दुकान होती है। तो उस चीज का भी राहुल जी को जवाब देना पड़ेगा। रही चुनाव की बात, देश की जनता को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस देश की प्रगति और विकास के लिए किसको मुखिया को बना के बैठाना चाहिए और कौन देश चला सकता है, देश की जनता को पता है। मगर क्या है कि जो लोग ये जैसे कांग्रेस जी जैसे लोग जो सत्ता के लालच में जो लालच परोसते हैं, जैसे कर्नाटका में, क्या ये जीते? वैसे बिल्कुल नहीं जीते। जितनी हमारी वोट परसेंटेज पिछली बार थी 42+ थी, आज वही हमें उससे मिली, उससे ज्यादा कम नहीं हुई हमारी। मगर इन्होंने जो मुस्लिम कार्ड खेला कर्नाटका में, तो सबसे बड़ा जीत का कारण माना है। ये चीजों को बारे में नहीं बताएंगे। अब तो आपके माध्यम से भी कर्नाटका की चीजें खुलने लगी है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये चीजें मैं बोलना नहीं चाहता। क्या ये इन्होंने मुस्लिम कार्ड खेला आरक्षण का? अरे भाई, राजस्थान में भी तो आप आए थे, जो वादे करके आए, आपने कौन सा वादा पूरा करा? आप 24 घंटे लाइट देंगे, हर गांव पानी पहुंचाएंगे, हैं? वहाँ पे आपने कहा था पूरे जितने भी सुविधाएं चिकित्सा की पूरी करेंगे, हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। वहाँ आपने बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 कर दिया। अरे भाई, कोई आइडल तो अपना कुछ दिखाइए, भेजिए कि हमने काम कर दिया। आप हिमाचल में आए तो आपने आते डीजल महंगा कर दिया। मगर क्या है, जो झूठ बोल के लाए कि हम पेंशन जो बंद है वो 40 साल से 30 साल 35 साल से 40 आपने बंद कर रखी है पेंशन। आप पेंशन कार्ड खेल रहे हैं, आप वो आपने चालू नहीं कराई जा रही है अब तक। और राज्य क्यों नहीं देते आप? जिन राज्यों में सरकार चल रही है वो क्यों चले गए? आप चुनाव में ही देंगे आप। तो चीजें हैं, इन्होंने जो चीजें जनता के बीच में रखी और बाद में पछताई। देखिएगा, ये भुगतेंगे राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी भुगतेंगे। इनको पता लगेगा क्या होता है। अब जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, देखिए ये जनता का काम है। मेरे भारत की जनता, जो मेरे साथी, जो मेरे देश के लोग सुन रहे हैं, ये उनको चुनना है कि आपका भविष्य किसके हाथ में है, देश का भविष्य किसके हाथ में। आज देश की सुरक्षा है, सीमाएं कैसे मजबूती से आज हमारे जवान खड़े और आंख से आंख मिला के जवाब देते, ये हम लोगों को सोचना है। इस भारतवर्ष के वोटरों को सोचना है कि हमें क्या चूज करनी है। राहुल गांधी जैसा गद्दार आदमी जो विदेश में जाके देश की बुराई करता हो, जो दुकान खोलने जा रहा है मोहब्बत की अमेरिका में, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 24 घंटे देश के लिए काम करते और देश हित में ही सोचते हैं। ठीक है भटनागर साहब। हीरा सिंह जी, भटनागर साहब का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी एग्जाम्पल सेट नहीं किया है कांग्रेस ने अपने किसी भी राज्य में जहां पर सरकार है, जिसको मॉडल के रूप में रख के कांग्रेस आने वाले चुनावों में जीत हासिल कर सके। कांग्रेस का मॉडल की बात करते हैं आप लोग। जो कुछ दिया आज तक देश को कांग्रेस ने दिया, और जो को लुटाया बीजेपी ने लुटाया। आप राजस्थान की बात कर रहे थे हमारे साथी भटनागर जी। राजस्थान में सबसे सस्ती बिजली है, गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में सबसे सस्ता है। पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई जो बीजेपी की सरकार में बंद की गई थी। पूरे कांग्रेस शासन में जहाँ राज्यों अब चुनाव जब आगे, अब चुनाव 4 महीने रह गए, अब आपने चालू कर जारी करा है। एक तलवार चलाई थी, पूरे 5 वर्ष कहाँ थे? लेने का काम इन्होंने किया है। किसानों को 5 वर्ष कहाँ थे? 800 किसानों की शहादत के बाद मिला है। रही बात राहुल गांधी को कह रहे विदेशों में दुष्प्रचार कर रहे, दुष्प्रचार देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर ट्रंप जिंदाबाद, ट्रंप जिंदाबाद, ट्रंप जिंदाबाद, वो ट्रंप को जिताने का वादा लेकर आज जो ट्रंप जेलों में सड़ेगा, जेलों में सड़ रहा, उसके वारंट होगा, गिरफ्तार हो गया। ये मोदी जी की उपलब्धि है, ये मोदी जी ने किया। चीन का नाम आज तक नहीं ले रहे मोदी जी, कितने सैकड़ों एकड़ जमीन पर उसने कब्जा कर लिया। आप क्या विदेश पॉलिसी है? वहाँ हिंदुस्तानियों को खड़ा कर दे एम्बेसी, क्या कहे मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अरे कोई देश ऐसा करता है?
कभी आज तक हुआ सस्ती लोकप्रियता के लिए? मैं कह रहा सिर्फ वहाँ गए ठीक थे है मिस्टर साहब, एक बार फिर से मैं लौटूंगी दूसरे- आप सभी के पास। मैं एक बार फिर से लौटूंगी आप सभी के पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो विपक्षी एकता और बीजेपी की तैयारियों की बात कर रहे हैं मिशन 2024 को लेकर। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उन्हीं का रुख करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी मौजूद हैं। गोस्वामी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम बात करें विपक्षी एकता की और बीजेपी की तैयारियों की, आपने खुद कहा कि ये जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है, लेकिन विपक्षी एकता की जो हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि जब मुख्यमंत्री पद की बात आएगी तो उसमें एक अनार सौ बीमार जैसी स्थिति देखने को मिलेगी? चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दलों की एकता को चुनौती देने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, पुराने सहयोगियों को एक बार फिर से साथ लाने की कवायद तेज हो गई है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने यह कमान संभाल ली है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारी में जुट चुके हैं और विपक्ष एकजुट होने की तमाम कोशिशों में लगा हुआ है। विपक्ष की कोशिशों को कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो तोड़ने की तमाम कवायद शुरू कर चुकी है। एक तरफ जहां विपक्ष कई दल एक साथ आने को लेकर कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। बीजेपी को सत्ता बचानी है और विपक्ष को बीजेपी से सत्ता हथियानी है, और यही दो मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द इस समय देश की राजनीति चक्कर काट रही है। अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस किस तरीके से तैयारी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दक्षिण मुक्त बीजेपी तो हो ही चुकी है। अभी हाल ही में कर्नाटक के जब चुनाव हुए तो वहां पर भी बीजेपी की पहले सरकार थी, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, कांग्रेस जीत कर आई, तो उसके बाद तमाम स्थिति ये साफ हो गई कि दक्षिण जो है वो बीजेपी मुक्त हो चुका है। तो अब बात उत्तर भारत की आती है। उत्तर भारत में भी जो राज्य हैं वहां पर कांग्रेस हालांकि मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन जहां कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां कांग्रेस गठबंधन कर रही है। कांग्रेस भी, हालांकि जो कांग्रेस पहले गठबंधन नहीं करती थी, उसने भी अब हाथ आगे बढ़ाया है और वो भी अब गठबंधन के लिए तैयार हो रही है। चलिए, तो तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और राकेश सिंह परमार जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है परमार साहब आपके एनबी न्यूज पर। विपक्षी एकता की हम बात कर रहे हैं परमार साहब। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है, एंटी इनकम्बेंसी काफी बन चुकी है पूरे देश में, दूसरी तरफ विपक्ष भी एकजुट हो रहा है, लेकिन विपक्ष जो एकजुट हो रहा है, ऐसा नहीं लगता जब मुख्यमंत्री की बात आएगी तो एक अनार सौ बीमार जैसी स्थिति देखने को मिलेगी? नमस्कार मुस्कान जी। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्ष का लामबंद होना स्वतः स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया है। इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना भाजपा को ना विपक्ष को। लेकिन सवाल यह है कि आप बात करें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री वाले सीट पर, प्रधानमंत्री वाले सीट पर किसको दूल्हा बनाया जाएगा जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा देश की जनता किसको वोट देगी। एक तरफ तो उसको पता है कि मोदी को वोट दे रहा है, भाजपा को, एनडीए को वोट दे रहे हैं, मतलब मैं मोदी को वोट दे रहा हूँ। और पिछले 9-10 साल, मतलब जब होगा तो 10 साल हो जाएगा, तो 2 कार्यकाल में मोदी के कार्यक्रमों को वो लोग तोलेंगे अपने कसौटी पर। लेकिन दूसरे तरफ जो लोग मोदी को वोट नहीं देना चाहेंगे वो किसको वोट देंगे? ममता बनर्जी को देंगे, राहुल गांधी को देंगे, नीतीश कुमार को देंगे, अरविंद केजरीवाल को देंगे। यह जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक मोदी का पलड़ा भारी ही रहेगा और ये सारा एकता अंत में जा करके काफूर साबित होगी, क्योंकि आपके पास कोई नेता नहीं है जो विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में सर्वमान प्रतीत हो मोदी के मुकाबले में। ठीक है, मैं माफी की चाहूंगी, मुख्यमंत्री मैंने बोला, प्रधानमंत्री की मैं बात कर रही थी राकेश जी, माफी चाहूंगी उसके लिए। प्रदीप जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। बात हम फिर से कर रहे हैं कि पुराने सहयोगियों को एकजुट करने की कोशिश में बीजेपी है, लेकिन अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शिवसेना आपके हाथ से गई, हालांकि उसके बाद एकनाथ शिंदे से गठबंधन हुआ,
तमाम जो जोड़ तोड़ हुआ, उसके बाद एकनाथ शिंदे से भी अभी कई ऐसी जगह पर लोकसभा चुनाव होने जहां पर गठबंधन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये कहा जा रहा है, और कई आपस में भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो जेजेपी है, जिससे भी कुछ तरह के मतभेद देखने को मिल रहे हैं गठबंधन में। तो जहां पर भी राज्य में सरकार है बीजेपी की, ज्यादातर राज्यों में कह सकते हैं कि गठबंधन में सरकार है और वो गठबंधन भी हाथ से जाते नजर आ रहे हैं। बिहार को देख लीजिए। देखिए, गठबंधन में सब चीजें चलती रहती है कि परिवार की तरह है, गठजोड़, लड़ाई टूटू में सब कुछ होती है, मगर ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी है, एक बड़े भाई के नाते सब चीजें ठीक करना, सब कुछ ओके करने में सबसे कोई वो नहीं है, ये सब चीजें चलती रहती है। चलिए, तो भगवंत मान को आप सुन रहे थे, बात एक बार फिर से कर लेते हैं विपक्षी एकता की और बीजेपी जो लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे चुनावों में जीता जा सके। मिशन 2024 की तैयारी को लेकर लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है। इसी को लेकर बात हम कर रहे थे, कुछ नए दलों के साथ भी बीजेपी तैयारी में जुटी है कि कैसे उनको साथ लाया जाए। तो आपको बता दें कि एनडीए को मजबूती देने की दिशा में रविवार को ही टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई थी, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू पिछले 1 साल से अधिक समय से बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने को तैयार थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई साफ संकेत नहीं मिलने की वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब टीडीपी के सूत्र बताते हैं कि बीजेपी नेताओं से मिलने जुलने और गठबंधन के लिए चंद्रबाबू नायडू पहले भी कोशिशें कर चुके थे, लेकिन तब उन्हें सफलता नहीं मिली। इसलिए नायडू के अमित शाह और जेपी नड्डा से ताजा मुलाकात से बीजेपी के एनडीए को पुनर्जीवित करने की मंशा को बल मिलता है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी और अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के बीच पहले से ही गठबंधन है और चंद्रबाबू नायडू के जुड़े जाने से राज्य में एनडीए को काफी ज्यादा मजबूती मिलने जा रही है। चलिए, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भटनागर साहब, अपनी बात पूरी करिएगा, समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, 2024 में पूरे कार्यकर्ताओं को हमारे जोर शोर से लगना पड़ेगा, क्योंकि जो इस बार जो विरोधी दल हैं सब एकजुट हो रहे हैं। और देखिए, बड़ी अच्छी बात बताऊं, जितने विरोधी दल हैं उनमें एक भी स्वच्छ छवि का नहीं है। सब पे इनकम टैक्स का वो चल रहा है, डिपार्टमेंट का सब पे जांच चल रही है। चाहे लालू जी का परिवार ले लीजिए, चाहे नीतीश जी का कुनवा ले लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल जी का कुनवा ले लीजिए, चाहे और जितने भी विभिन्न पार्टियां, शरद पवार जी का कुनवा ले लीजिए, जितने भी हैं ऐसा कोई नहीं है जो बेदाग हो। इसे देश को चलाने के लिए बेदाग आदमी चाहिए, और बेदाग है नहीं। जो खुद राहुल गांधी 2 वर्ष की सजा जिन पे हो चुकी है और जिनका कभी केजेडी खत्म हो चुका है, जिन पे पूरे तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिनको आप लोग बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, मीडिया देती है, मगर मीडिया और इनसे कभी सवाल नहीं पूछता कि भाई बताइए भाई आपके कितने स्वच्छ छवि के नेता हैं। कोई 2-4 नाम बताइए कुछ स्वच्छ छवि के नेता हो जो देश के लिए, प्रगति के लिए काम करेंगे। क्योंकि इनके तो खुद ही जितने इनके सचिव, निजी सचिव थे, IAS जितने थे, सबके ऊपर तो किताबें लिख रखी है कितने भ्रष्टाचारी और कितने क्या रहे। ये कलमानी ने क्या करा, या शीला दीक्षित जी ने क्या करा, पी चिदम्बरम साहब ने क्या करा, और जितने नेता इनके पर्यावरण मंत्री जो आज मीडिया प्रभारी बने उन्होंने क्या करा। ऐसा कोई विभाग इनमें हो तो बताए। मगर क्या है कि बिष्ट साहब, समय भी समाप्त होता जा रहा है। आखिरी कमेंट आपका भी पूरे मसले पर, और भटनागर जी की बातों का जवाब दे दे। वो कह रहे हैं कि जितने भी विपक्षी एकजुट हो रहे हैं सभी खराब छवि के हैं। हीरा सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपके नजरिए में 2024 के समीकरण एक नजर में मैं जानना चाहूंगी। देखिए, 2024 में निस्संदेह दोनों पार्टी के लिए करो और मरो की स्थिति होगी। मोदी जी के लिए भी अपना आप को साबित करने का होगा, क्योंकि इनके साथ भी एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ इनके पार्टी में जो लोग इनके विरोधी हैं या जिन जिन लोगों का इन्होंने पर कतरा है, उन लोगों का नाम खुलेआम लिया जा सकता है कि बड़ी बड़ी पर्सनालिटियों को इन्होंने बड़े बड़े पोजीशनों से हटा करके दरकिनार किया है।
वो लोग भी अंदर खाने अपना दाव लगाने से चूकेंगे नहीं। और विपक्ष के वो सारे के सारे लोग जो इस आस में बैठे हैं कि मोदी हटेगा तभी मेरा कुछ बनेगा, उन दोनों ही चरणों पर मोदी को लड़ना पड़ेगा। और यह बात मोदी बखूबी जानते हैं, इसीलिए उनका हर चाल बड़ा सोच समझ करके फिट बैठ रहा है। दक्षिण में कर्नाटक का हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा से ज्यादा वो लोग हारे हैं जिसको भाजपा ने बाहर से आयातित किया था। मुझे लग रहा है कि मोदी इस विषय पर जरूर सोचेंगे कि वो तमाम लोगों को जनता ने ठुकराया है जिसको मोदी जी आयातित करके लाए थे। और भाजपा के परंपरागत जो कार्यकर्ता थे, वर्षों से भाजपा के लिए तन मन समर्पण से काम करते थे, उसके ऊपर दूसरे को तहरीर दी गई। लगता है कि पार्टी से भी उनको समर्थन नहीं मिला और लोगों का भी विश्वास नहीं जीत पाए। मोदी जी इस विषय पर जरूर काम करेंगे और मेरा अपना मानना है कि आपको अपनों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। अपने ही लोग आपको जिताएंगे, बाहर वाले आएंगे, कमा के जाएंगे और आपका नाम बदनामी दे करके जाएंगे। इसलिए 24 का मुकाबला पक्ष और विपक्ष के साथ साथ निष्पक्ष लोगों के लिए भी करो और मरो की है। और पलड़ा मोदी का भारी है, क्योंकि विपक्ष में किसी की बहुत तगड़ी दावेदारी नहीं है जो मोदी के मुकाबले में हो सके। ठीक है, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। अब जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही है कि 24 का चुनाव करो या मरो की स्थिति में होगा, तमाम पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, तो अब देखना होगा कि स्थितियां किस प्रकार की बनती हैं और 2024 के लिए बीजेपी अब क्या नई रणनीति लेकर आती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।